हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की विधियां कौन कौन सी है। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं और इनको कैसे परिभाषित करते हैं। प्राथमिक आंकड़े वे आंकड़े हैं जो अर्थव्यवस्था में पहली बार कलेक्ट किए जाते हैं। तो इन आंकड़ों को हम किन किन तरीकों से प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए क्या क्या विधियां बनी हुई है, आज के वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहली विधि यदि हम देखें तो वो है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अनुसंधान विधि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यानी नाम से स्पष्ट देखिए, प्रत्यक्ष जो हमें दिखाई दे रहा है, व्यक्तिगत व्यक्ति खुद जाएगा अनुसंधान करने के लिए। मतलब जो व्यक्ति अनुसंधान करने वाला है, जो व्यक्ति खोज कार्य कर रहा है, इस विधि के अंदर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए अनुसंधान क्षेत्र में वह व्यक्ति खुद जाता है और आंकड़े एकत्रित करने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं कहूं जैसे ये मेरी इकोनॉमिक्स की क्लास है, क्लास के अंदर 30 विद्यार्थी पढ़ते हैं, मुझे इनके इंग्लिश के नंबर जानने हैं। यदि मैं एक एक छात्र करके 30 ही छात्रों से संपर्क स्थापित करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि आपके अंग्रेजी में कितने नंबर आए हैं और इसके आधार पर अपनी जानकारी या डेटा कलेक्ट करती हूँ, तो उसको मैं कहूंगी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि द्वारा एकत्र किए गए आंकड़े। इसके अंदर अनुसंधानकर्ता अपने अनुसंधान क्षेत्र में स्वयं जाता है, जो सूचना देने वाले सूचक हैं उनसे डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप में संपर्क स्थापित करता है और संपर्क स्थापित करके आवश्यक जो जानकारी है, या हम यूं कह सकते हैं आवश्यक जो आंकड़े हैं, उनको वो संकलित कर लेता है। यह विधि बिल्कुल इजी है। यदि हम इसकी उपयुक्तता को देखें तो हम कह सकते हैं कि जहां हमारा अनुसंधान का क्षेत्र छोटा हो, बिल्कुल छोटा हो, वहां हम इस विधि को प्रयोग में ले सकते हैं। क्योंकि हर स्थान पर यदि अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा होगा तो जो अनुसंधान करने वाला व्यक्ति है, मान लो एक ही है, वो तो सब जगह नहीं पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में जहां अनुसंधान का क्षेत्र सीमित है, वहां हम इन आंकड़ों को इकट्ठा करने का कार्य इस विधि का प्रयोग करके अधिक अच्छे से कर सकते हैं। इसके द्वारा जो आंकड़े एकत्रित होंगे वो मौलिक भी होंगे और उनमें शुद्धता भी होगी। तो अनुसंधान का क्षेत्र सीमित होने पर यह विधि प्रयोग में लाई जा सकती है। यदि इस विधि के गुणों पर यदि हम दृष्टि डालें, इसके क्या क्या गुण है। पहला तो इस विधि के द्वारा एकत्रित किए जाने वाले जो आंकड़े होते हैं वो पूरी तरह से मौलिक होंगे, क्योंकि अनुसंधानकर्ता स्वयं जा रहा है और स्वयं पहली बार आंकड़े इकट्ठे कर रहा है। दूसरा, इसके अंदर जो आंकड़े एकत्रित होते हैं उनमें पूरी तरह से शुद्धता होती है, क्योंकि आंकड़े देने वाले और आंकड़े लेने वाले दोनों क्या होते हैं, आमने सामने होते हैं। और जब आमने सामने कोई बात होती है तो उसमें बहुत अधिक शुद्धता होती है। जब आंकड़े अधिक शुद्ध होते हैं तो तीसरा गुण भी उनमें आ जाएगा कि वे विश्वसनीय होंगे, विश्वास करने योग्य होंगे। कोई भी चीज पर हम विश्वास तभी करते हैं जब उसके अंदर शुद्धता होती है। जब आंकड़े एकत्रित करने वाले में शुद्धता का गुण आ रहा है तो वो विश्वास करने योग्य भी होंगे। तो इसका तीसरा गुण ये विश्वसनीय आंकड़े होते हैं। उसके बाद और इस विधि से यदि हम आंकड़े एकत्रित करते हैं तो विभिन्न प्रकार की संबंधित सूचनाएं भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जब डायरेक्ट जा रहे हैं कहीं, जैसे अभी जनगणना कार्य करने के लिए व्यक्ति हमारे पास आते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य तो होता है केवल व्यक्तियों की संख्या गिनना, लेकिन वे हमें अदर जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं, जैसे कितने स्त्री हैं, कितने पुरुष हैं, कितने गांव में रहते हैं, कितने शहरों में रहते हैं, कितने रोजगार में लगे हुए हैं, कितने बेरोजगार हैं। इतनी सारी जो जानकारियां हैं, यदि हम डायरेक्ट कहीं इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, कहीं अनुसंधान के लिए जा रहे हैं, तो हम ये सब सूचनाएं भी इकट्ठा कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा जो आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं उसमें एक रूपता भी बनी रहती है। एक रूप होते हैं आंकड़े, उसके अंदर किसी प्रकार का विजातीयता नहीं आ पाती। ऐसा नहीं है कि जनगणना कार्य करने के लिए गए और उत्पादन की गणना करके हम आ गए। तो इस विधि के अंदर एकत्रित किए गए आंकड़ों में एक रूपता का गुण भी पाया जाता है। लोकशील है, आवश्यकता अनुसार हम सूचना देने वाले व्यक्ति को प्रश्नों में परिवर्तन करके
अपनी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये विधि कैसी है? लोचशील है। आवश्यकता अनुसार इसमें हम प्रश्नों को कम ज्यादा करके इसको परिवर्तनशील कर सकते हैं। अब इसके दुर्गुणों को देखें। यदि हम इसके अवगुण देखें तो इस सीमित क्षेत्र में अनुसंधान के लिए उपयुक्त है। बड़े क्षेत्रों में यदि हमें अनुसंधान करना हो, हमारे अनुसंधान का एरिया यदि वाइड है, तो हम इस विधि से अनुसंधान नहीं कर सकते। बड़े अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त, बड़े अनुसंधान के लिए अनुपयुक्त। दूसरा, यदि मैं इसका दोष कहूं या इसकी कमी बताऊं तो ये है कि ये पक्षपात से युक्त होती है। पक्षपात की संभावना बनी रहती है इसमें। उदाहरण के लिए, जैसे आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट पढ़ते हैं, दो स्टूडेंट्स को मैं जानती हूँ, मुझे पता है कि वो कितने मार्क्स ला सकते हैं। यदि मैं उनसे बिना पूछे ही मार्क्स लिख डालूं तो मेरे द्वारा पक्षपात की संभावना इस विधि के अंदर बनी रहेगी। खर्चीली विधि है, लागत अधिक आती है। खर्चीली विधि कह सकते हैं हम, क्योंकि अनुसंधानकर्ता खुद जा रहा है, उसका समय, धन और श्रम तीनों इसके अंदर अधिक लगेंगे। तो इसके अंदर खर्चीली होने के कारण भी इस विधि की आलोचना की जाती है। प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की पहली विधि हमने पढ़ी, जिसमें हमने कहा प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि। जो अनुसंधान करता है स्वयं सूचना देने वाले के पास जाता है, उनसे प्रश्न करके या अन्य प्रकार से अपने अनुसंधान के लिए जानकारी इकट्ठा करता है। खुद जाएगा, व्यक्तिगत रूप में प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करेगा और आवश्यकता अनुसार उसको जो जरूरत है वो जानकारी प्राप्त कर लेगा। देखिए, इस विधि के गुणों में मौलिकता पाई जाती है। इस विधि में शुद्धता है, विश्वसनीय है ये विधि। संबंधित सूचनाएं भी हम इस विधि से प्राप्त कर सकते हैं। एक रूपता बनी रहती है, लोचशीलता पाई जाती है इस विधि में, लेकिन इसके फिर भी कुछ कमियां हैं। बड़े क्षेत्र में यदि हमें अनुसंधान करना हो तो हम इस विधि से अनुसंधान नहीं कर पाएंगे। खर्चीली विधि है और पक्षपात की इसमें संभावना बनी रहती है। ये तो थी पहली विधि, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। अब है प्राइमरी डेटा या प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की दूसरी विधि। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि के बाद हमारी जो दूसरी विधि है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने की दूसरी विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, IOI, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। प्रत्यक्ष विधि की उल्टी विधि अप्रत्यक्ष है। इसमें सूचना देने वाले और सूचना प्राप्त करने वाले आमने सामने नहीं होते। उदाहरण के लिए, जैसे यदि आपके नंबरों की जानकारी मैं आपके माता पिता या आपके किसी फ्रेंड से प्राप्त करती हूं तो वो इन्वेस्टिगेशन मेरा कैसा कहलाएगा? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। तो इस विधि में क्या होता है, जो अनुसंधान करता है अपने अनुसंधान क्षेत्र के लिए जानकारी, जो उस घटना के साक्षी हैं, गवाह हैं या सूचना देने वाले के रिश्तेदार हैं, मित्र हैं या उनसे रिलेटेड कोई पर्सन है, उनसे प्राप्त करते हैं, तो वो कहलाती है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इसमें सूचना देने वाले और सूचना प्राप्त करने वाले कभी आमने सामने नहीं होते। इसके अंदर जितनी भी जानकारी प्राप्त की जाती है वो सूचकों के निकट रिश्तेदारों से या उनके साथ घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, जिन्होंने उन घटनाओं को होते हुए देखा है, जो उनके साक्षी हैं, गवाह हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे यदि हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। उदाहरण के लिए अभी जैसे मैंने आपको क्लियर ही किया है, या फिर हम कहें कि हमारे प्रिंसिपल साहब यदि स्कूल की जानकारी या हमारी क्लास की जानकारी हमसे प्राप्त करते हैं, जो उस कक्षा का कक्षाध्यापक है, हमारी स्कूल के प्रधानाचार्य यदि हमारी कक्षा की जानकारी उस कक्षा के विषयाध्यापक से प्राप्त करते हैं या उस कक्षा के कक्षाध्यापक से प्राप्त करते हैं, तो उसको हम कहेंगे अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि द्वारा जानकारी प्राप्त करना। क्योंकि जानकारी देने वाले एक्चुअल जो व्यक्ति होंगे वो तो छात्र होंगे, लेकिन यदि उनके बारे में जानकारी उनके कक्षा अध्यापकों या विषयाध्यापकों से प्रधानाचार्य लेते हैं तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि। इस विधि में सूचना देने वाले और लेने वाले आमने सामने नहीं होते।
तो जहां हमारा अनुसंधान का क्षेत्र विशाल है वहां हम इसी विधि को प्रयोग में ले सकते हैं। जहां अनुसंधानकर्ता और सूचक आमने सामने नहीं हो सकते वहां पर भी हम इस विधि के द्वारा सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम इस विधि के गुणों को देखें तो पहला गुण तो यह है कि बड़े क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, बड़े क्षेत्रों में अनुसंधान किया जा सकता है इस विधि के द्वारा। जैसे क्लास में तो 30 स्टूडेंट, उनके बारे में जानकारी यदि उस कक्षा का कक्षा अध्यापक दे रहा है तो प्रधानाचार्य को तो केवल एक व्यक्ति से संपर्क करना है। किससे? कक्षा अध्यापक से। 30 छात्रों से उसे संपर्क स्थापित करना नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए क्या होगा, बड़े क्षेत्र में वो अनुसंधान करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। फिर नेक्स्ट इसका गुण देखें हम तो यह है कम खर्चीली विधि। इसके अंदर इतना अधिक खर्चा नहीं आता। अनुसंधान करने में हमें न तो अधिक समय लगता है, न धन लगता है, न ही किसी प्रकार का श्रम लगता है ज्यादा। तो हम कह सकते हैं अनुसंधान की यह कम खर्चीली विधि है। तीसरा गुण, इसके अंदर निष्पक्षता बनी रहती है, पक्षपात नहीं किया जा सकता, क्योंकि जानकारी देने वाले जो व्यक्ति हैं हो सकता है सूचक या सूचना देने वाले पक्षपात के आधार पर व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन जब सूचना देने वाला व्यक्ति साक्षी, गवाह, मित्र और रिश्तेदार है तो हम समझते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेगा और इस विधि में जो आंकड़े एकत्रित होंगे वो पूरी तरह से निष्पक्ष होंगे। उसके बाद यह विधि सरल है, सरलता से ही इसमें आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं। दूसरी जो विधि हमने कही अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, पूरी तरह से सरल है। उसके बाद इसके अवगुणों पर यदि दृष्टि डालें, कुछ अवगुण भी लिए हुए हैं ये विधि। देखिए, शुद्धता की कमी, क्योंकि सूचक और सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति आमने सामने नहीं होते, तो इस विधि के अंदर शुद्धता उतनी नहीं होती जितनी प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि में होती है। उसके बाद इस विधि में भी पक्षपात किए जा सकते हैं, पक्षपात किया जा सकता है। कैसे? यदि आपका मित्र आपके बारे में सही जानकारी नहीं उपलब्ध कराएगा तो रिश्तेदार भी पक्षपात से ग्रस्त हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो आंकड़े एकत्र होंगे मेरे पास वे गलत भी हो सकते हैं, और इस विधि से जो परिणाम आएंगे यदि वे पक्षपात से पूर्ण है तो फिर परिणाम भी गलत हो सकते हैं। गलत परिणाम कब आएंगे? जब हमारे आंकड़े पक्षपात से इकट्ठे किए गए होंगे, तो जो निष्कर्ष या कंक्लूजन हमारे आएंगे वो बिल्कुल रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो इस विधि की भी अनेक आधारों पर आलोचनाएं की जाती है। प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की अब हम तीसरी विधि पढ़ेंगे, जिसमें है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति विधि। तीसरी विधि प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की वो है संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति विधि। स्थानीय स्रोत या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। देखिए, जब हमारे अनुसंधान का क्षेत्र बहुत अधिक बड़ा है, हमारा इन्वेस्टिगेशन का एरिया बहुत अधिक विशाल है, जब हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में संपर्क स्थापित नहीं कर पाते तो हम क्या कर देते हैं, स्थान से सूचनाएं प्राप्त करने के लिए वहां हमारे कुछ सोर्स लगा देते हैं या संवाददाता नियुक्त कर देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम अपने टेलीविजन पर जो न्यूज सुनते हैं उसमें पूरे ऑल इंडिया की खबरें बताई जाती है, लेकिन जो सूचना प्राप्त करने वाला व्यक्ति वो पूरा ऑल इंडिया में नहीं घूमता, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से किसी मित्र या रिश्तेदार से वो जानकारी प्राप्त करता है। स्थान पर वो क्या करता है, अपने सोर्स उसने नियुक्त कर रखे हैं या संवाददाताओं को नियुक्त कर रखा है। ये जो संवाददाता होते हैं अपने आंकड़े एकत्रित करके अनुसंधान करने वाले व्यक्ति तक पहुंचा देते हैं, और अनुसंधान करने वाला व्यक्ति इनके द्वारा जो आंकड़े इकट्ठे होते हैं उनके आधार पर अपना अनुसंधान का कार्य पूरा कर लेता है। इसका पूरा अच्छा जो उदाहरण है वो है हमारा मीडिया। हमारे जो इतनी भी समाचार की खबरें आती है वो सब संवाददाताओं द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और आपको पता है लेटेस्ट न्यूज का मतलब है प्राथमिक आंकड़े, वो पहली बार ही अर्थव्यवस्था में संकलित होते हैं। जो भी न्यूज हमारे पास लेटेस्ट होती है वो पहले से कहीं मौजूद नहीं होती। संवाददाता सूचनाएं संकलित करते हैं और अपने रिपोर्टर के पास वो उसको पहुंचा देते हैं, और इसके आधार पर भी हम अपने आंकड़े संकलित कर सकते हैं। तो
तो ये विधि उन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां हमारा अनुसंधान का क्षेत्र बड़ा है, जहां हमें अधिक शुद्धता से आंकड़े एकत्रित करने हैं, और साथ ही यदि हमें किसी प्रकार से शुद्ध और विश्वसनीय आंकड़े चाहिए तो संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्त करके भी हम आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। इस विधि के गुणों पर यदि हम दृष्टि डालें तो मितव्ययी विधि है, या हम यूं कह सकते हैं कम खर्चीली, क्योंकि हमको कहीं पर अनुसंधान करने के लिए जाने आने या हमारी मनी खर्च करने की अधिक जरूरत नहीं होती। समय, धन और श्रम तीनों को इसमें हम बचा सकते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी विधि है मितव्ययी। विस्तृत क्षेत्र में अनुसंधान किए जा सकते हैं इस विधि के द्वारा। विस्तृत अनुसंधान, हर क्षेत्र में अनुसंधान करता लगा हुआ है, यानी संवाददाता लगा हुआ है, तो अपने अपने क्षेत्र से बहुत अधिक जानकारी प्राप्त करके वो अनुसंधानकर्ता तक पहुंचा सकता है। तो जो सूचनाएं मिलती है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी मात्रा में हो सकती है। फिर विशेष परिस्थितियों में भी ये उपयोगी है। विशेष परिस्थितियों में उपयोगी, विशेष परिस्थिति में लाभ है। इसका लेटेस्ट उदाहरण यदि हम देखें, अभी कोरोना काल चल रहा है, हम लोग अपने घरों में कैद हैं, लेकिन हमने जो टीवी पर हमारे जितनी भी जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? संवाददाताओं के द्वारा सूचना प्राप्ति। कोरोना काल में जब हम घर में बैठकर न्यूज सुन रहे हैं या कोरोना के आंकड़े भी देख रहे हैं, तो वो जानकारी हमें कौन दे रहे हैं? हमारे संवाददाता। तो इस प्रकार की विशेष परिस्थितियों में भी ये विधि लाभदायक मानी जाती है आंकड़े प्राप्त करने के लिए। इसके अवगुण, डीमेरिट्स क्या है इसके अवगुण? सबसे पहला अवगुण यदि देखें तो ये मौलिक नहीं है, मौलिकता की कमी होती है, मौलिकता नहीं होती, मौलिकता की कमी, क्योंकि आंकड़े कौन इकट्ठा करता है? संवाददाता। यदि संवाददाता के द्वारा किया गया व्यवहार पक्षपातपूर्ण है तो जो आंकड़े होंगे वो मौलिक नहीं होंगे। यदि उसने अपने मन से कोई आंकड़ा इकट्ठा कर लिया, वही लिख दिया, तो जो सूचना मिलेगी वो भी गलत भी हो सकती है। पक्षपात की संभावना भी रहती है, इसमें पक्षपात किया जा सकता है। शुद्धता नहीं होती इस विधि के अंदर। तीसरा अवगुण, एक्यूरेट आंकड़े प्राप्त हो, ये जरूरी नहीं। संवाददाता यदि पक्षपातपूर्ण व्यवहार करता है तो आंकड़े इकट्ठा करने में एक्यूरेसी भी नहीं होगी और संकलन करने में देरी भी हो सकती है। संकलन करने में देरी क्यों? क्योंकि यदि संवाददाता कार्य करने के प्रति आतुर नहीं है, वो धीरे धीरे आंकड़े इकट्ठा करता है, तो हमें जो सूचना जिस समय चाहिए वह हम तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आज के वीडियो में हमने प्राथमिक आंकड़े संकलन करने की 3 विधियां पढ़ी है। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान विधि, अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान विधि, तीसरी विधि हमने पढ़ी स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति विधि। इसके बाद एक विधि और है, चौथी विधि प्रश्नावली विधि, जिसको हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें। धन्यवाद।